So, hello and welcome everyone. Thank you so much for your time and the love you guys are showing to Mindro family. Mindro मंच के आज एक और एपिसोड के साथ हम लोग अवेलेबल है आप लोगों के लिए एज वी ऑलवेज प्रॉमिस कि हम हमेशा ही उन टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे जो हमारी डेली लाइफ का शायद सबसे बड़ा इशू या वो प्रॉब्लम्स है जिन पे शायद हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं. स्पेशल इन द सेंस खुशी से नहीं बोल रही हूँ बट याद इट इज अ डे जो WHO ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो 10 सितंबर को पड़ता है. सो आज हम इसीलिए मिल रहे हैं कि व्हाई लोग इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं टुवर्ड्स देयर लाइफ कि दे वांटेड टू एंड देयर लाइफ व्हिच इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू डिस्कस बट क्योंकि अभी ये सिचुएशन है सो और हम एज अ मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म हमारी ड्यूटी समझते हैं, हमारा फर्ज समझते हैं कि लोगों को इसके बारे में जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन दे पाए ताकि हम किसी एक्सटेंट तक उनकी हेल्प कर पाए. सो इसी का आज इस डे के पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं आप सबका एक बार इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम Dr. Kalrav Mistry. He is a psychiatrist and a registered member of Mindro. Thank you so much for your time, sir, and welcome to Mindro Munch. Next, मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी इन हाउस साइकोलॉजिस्ट Preeti Nimawat. She is a clinical psychologist and a registered member of Mindro as well. You can meet her as platform. Thank you so much for your time, Preeti, and welcome to Mindro Munch. थैंक यू अन्या. नेक्स्ट मैं आज उस शख्स को वेलकम करना चाहूंगी शायद जिस पर्पस से आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं. डेफिनेटली उसके लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए. जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी वो सर्वाइवल रही है. उन्होंने ये करेज दिखाया कि वो आके इसके बारे में बात करना चाहती हैं और लोगों को डेफिनेटली वो पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है कि इन चीजों से अगर हम सही लोगों से हेल्प ले तो इन चीजों से हम क्योर भी कर सकते हैं एंड हम इन चीजों से बाहर भी आ सकते हैं. और उन्हीं की लाइक पर्सनल लाइफ पे कोई और असर ना हो या कोई उनके लिए कोई डिफिकल्टी ना हो इसलिए हमने उनका नाम बदला हुआ है. विल कॉल हर टुडे दीप्ति. दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच. थैंक यू मैम. तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए मैं प्रीति के पास ही आना चाहूंगी. प्रीति, आज का ये जो डे है व्हाई दिस पर्टिकुलर डे इज डिक्लेयर्ड एज अ सुसाइड प्रिवेंशन डे, मुझे थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में बता पाए. तो बेसिकली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम एवरी ईयर more than 7 lakh people die due to suicide, which is a public health concern. इस पे हमें बहुत सीरियसली सोचने की और स्टेप्स लेने की जरूरत है. WHO ने डिसाइड किया काफी चीजों के साथ एक कैंपेन करना. सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, इस बात को लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए ये कैंपेन बहुत जरूरी है. और ये कैंपेन के एक भाग के रूप में सुसाइड प्रिवेंशन डे को लोगों के सामने लाया गया है. और इसमें माइंड्रो ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है जैसे कि हमेशा करता आया है. माइंड्रो ये इनिशिएटिव ले रहा है कि लोगों को ये बताए, लोगों को ये समझाए दैट सुसाइड इज प्रिवेंटेबल. सही हेल्प लेके इस चीज से अपने आप को बाहर निकाला जा सकता है सही प्रोफेशनल हेल्प के साथ. सो बेसिकली ये दिन इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और सबके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर प्रीति. कलरव सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी. लाइक देयर आर गोइंग टू बी अ मल्टीपल रीजंस कि किसी इंसान को शायद उनकी लाइफ में वो इश्यूज फेस कर रहे हो जहाँ उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ रहा हो और शायद वो कोई ऐसा स्टेप ले. बट ऐसा कोई कॉमन रीजन या ऐसा कोई कॉमन इशू जो हम हाईलाइट कर सके कि ये आप शायद हर उस पेशेंट में देखेंगे जो शायद इस चीज से डील कर रहा है. प्रीति निमावत मैडम ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि ये सुसाइड प्रिवेंशन मंथ है वो किस लिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं. जैसे कि हम WHO और क्राइटेरिया की बात करें तो सुसाइड विल बी द सेकंड नंबर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन यंग पॉपुलेशन मेनली बिटवीन 18 to 45 इयर्स ऑफ द एज. एंड जो स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े जो बता रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि दिस इज हाईली रेयर अलार्मिंग साइन.
आजकल हम देख रहे हैं कि नियरली 1 year एज ए स्टेटिस्टिक्स नियरली 8 लाख to 9 लाख पीपल आर डाइड बिकॉज ऑफ द सुसाइड, मतलब सुसाइड की वजह से 7 से 8 लाख लोग पर ईयर में मृत्यु पाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े की बात है, दिस जस्ट लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन जो अंडरलाइन कॉजेस है जिसके लिए अटेम्प्ट्स होते हैं या फिर थॉट प्रोसेस होती है या फिर आइडिएशन होते हैं, प्लानिंग होते हैं एक्चुअल, वो इससे भी ज्यादा 20% ज्यादा रेट होता है। जैसे कि हम सुसाइड की बात करें तो हर 40 सेकंड में कोई एक ना लोग किसी तरह के सुसाइड से डेथ करने लगते हैं। जैसे कि हमारा एपिसोड अभी 1 घंटे का होगा, तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि नियरली 150 पीपल्स आर सम काइंड ऑफ मेकिंग प्लानिंग फॉर द सुसाइडल आइडिएशन और एक्चुअली दे डाइड। नियरली 115 से 120 लोग कहीं ना कहीं दुनिया में किसी कोने में सुसाइड के मर रहे होते हैं। तो इसी वजह से WHO ने डायग्नोस किया है इसके सितंबर मंथ को वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे की तरह लिखा जाए। इसने 10 सितंबर को हाईलाइट किया है। The main reason to celebrate such kind of world suicidal prevention is to remove the stigma regarding the psychiatric illness। जैसे कि हम बात करें कि सुसाइड से जो रिस्क रहता है उससे ज्यादा सही रिस्क रहता है कि 20% लोगों को उससे पहले उसने अटेम्प्ट किया हुआ होता है। So it's just not like a 40% or 50%. Nearly 90% of the population are some kind of psychiatric illness। और जैसे कि हम बात करें कि पिछले से 2 साल में जो कोविड का पेंडेमिक है, above nearly 40% of the people have some kind of psychiatric illness, जैसे कि घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, हताशा, निराशा, स्किज़ोफ्रेनिया और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, उसमें 40% पॉपुलेशन रेट होते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ये भागदौड़ वाली जिंदगी या फिर इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो रहे, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, सोशल मीडिया इतना एडिक्शन हो गया है, वेरियस टाइप ऑफ एडिक्शन की वजह से ये साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ जो कॉम्प्रोमाइज हो रही, इसमें ज्यादातर 60 to 80% पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के लिए और मेंटल हेल्थ स्टिग्मा रिमूव के लिए वेरियस एक्टिविटी डिसाइड की है। और जैसे कि हम सुसाइड की बात करें तो जो 95% जो सुसाइडल डेथ रिस्क होते हैं उसमें 80% लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक रूप की बीमारी होती है। ज्यादातर हम सुसाइड के स्टेटिस्टिक्स से बात करें तो 70 to 80% ऑफ पीपल जिन्होंने सुसाइड कर दिया है या फिर उसको विचार आते हैं वो कहीं ना कहीं रूप में मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जिसमें कोई भी रीजन हो सकता है। आइडियली डिप्रेशन वुड बी द नंबर 1 कॉज ऑफ सुसाइडल डिसेबिलिटी द रिस्क इन द केस ऑफ द सुसाइड, मतलब ज्यादातर 80% लोगों को कहीं ना कहीं से डिप्रेशन डेवलप ही होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। जैसे कि हम वेरियस काइंड ऑफ एडिक्शन की बात करें, अल्कोहल, गांजा, चरस, मैरिजुआना, निकोटीन। और आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट एडिक्शन इज वन काइंड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 2016 के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ द सोशल मीडिया विच इज नॉन बिजनेस एंड नॉन एकेडमिक पर्पस, अगर 6 घंटे से भी ज्यादा आपका इंटरनेट का यूज बढ़ जाए फिर सोशल मीडिया का यूज बढ़ जाए तो एक जात का उसको सोशल मीडिया एडिक्शन और इंटरनेट एडिक्शन कर रहे हैं। और जैसे पिछले 2 साल में हम बात कर रहे हैं कि चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल केसेस या फिर विविध प्रकार के गेमिंग डिसऑर्डर होते हैं, उसमें पबजी के एडिक्शन होता है, फ्री फायर एडिक्शन होता है, या फिर कैंडी क्रश देखो कि सागावा देखो। ये गेमिंग डिसऑर्डर के बच्चों में जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियर इश्यू हो रहे हैं और जो सुसाइडल केस और होमिसाइडल केस, अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि सूरत के किसी एक लड़के ने, उसके पापा ने मना कर दिया कि पबजी मत खेलो, मोबाइल छीन लिया, तो बच्चे ने पापा को मर्डर कर दिया, उसको मतलब साइकोलॉजिकल थ्रेट दे दिया और सुसाइड की धमकी दे दिया। तो हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से और डिप्रेशन की वजह से और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेंटल हेल्थ जो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, उसकी वजह से जो सोशल जजमेंट होना चाहिए कि कहाँ किस तरह से बर्ताव होना चाहिए, वो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं। तो रियलिटी में वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो साइकेटिक प्रॉब्लम्स पे असर होने लगते हैं। तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वेरियस टाइप्स के सब्सटेंस डिपेंडेंस है, ईटिंग डिसऑर्डर है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, और वॉट एवर मे बी द रीजन। बाकी लोग कुछ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होता है। जैसे कि हम कोई भी मानसिक बीमारी की बात करें उसमें 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फादर, मदर या फिर पेरेंट्स में 3 पीढ़ियों में किसी को भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया के सुसाइडल की टेंडेंसी है तो नेक्स्ट जनरेशन में आने के 10 to 13% चांसेस रहते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स वुड बी द मोस्ट कॉमन प्रिडोमिनेंट फैक्टर्स फॉर द सुसाइडल रिस्क फैक्टर। सेकंड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। इफ यू हैव फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, XYZ रीजन, तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, आपको स्ट्रेस डेवलप होने लगता है
और सही मात्रा में अगर स्ट्रेस को आप अपने मैनेज नहीं करो तो एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। और देयर इज ए डिप्रेशन के भी स्टेजेस होते हैं, उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेज होते हैं। जो सुसाइड्स के क्राइटेरिया होते हैं उसमें 3 टाइप के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होते हैं सुसाइड के आइडिएशन आए। जब भी आप सीवियर स्टेज में चले जाते हो तो दिमाग में चलता रहता है कि मुझे कुछ गमता नहीं हो, कंटाला आता हो, किसी से बातचीत करना अच्छा न लगे, मायूसी, उदासीनता, रोना है, अकेलापन लगे, जिंदगी से कंटाल गया हूँ, कहीं दूर चला हूँ तो जाऊँ तो अच्छा है, इसलिए या तो मर जाऊं तो अच्छा है। तो ये एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन होता है। तो वो सुसाइडल आइडिएशन बोलते हैं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रोसेस तो चालू ही रहती है। फिर सेकंड स्टेज आता है प्लानिंग। वो लोग क्या करते हैं कि अगर वो थॉट प्रोसेस को हम पॉजिटिवली चैनलाइज नहीं करें, जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ या फिर कोई मेंटल प्रोफेशन के साथ या कोई एक्सवाइडी जैसे कि विंडो जैसी सोशल मीडिया ऐप है जिसके हेल्पलाइन के थ्रू अगर हम उसको नेगेटिव थॉट्स को डाइवर्ट नहीं करें तो दे एक्चुअल बिहेव करने लगते हैं, वो ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो। तो मैं ये ऐसे भी बोल सकते हैं सर कि मोस्ट ऑफ द टाइम शायद कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो उनके दिमाग में या उनके थॉट प्रोसेस में कंटिन्यूसली चल रहा होता है, वो एक रीजन हो सकता है कि वो इन सब चीजों की तरफ ज्यादा उनका रुझान हो जाए। एंड डिप्रेशन, एंजाइटी जो आपने बोला कि दीज आर दी लाइक मेन रीजंस की वो सबसे ज्यादा है लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी जिनकी होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर कलरव सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दीप्ति के पास आना चाहूंगी। दीप्ति, आपने ये सिचुएशन बहुत करीब से देखी है, सो मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके हमारे साथ। मैंने जब ये सुसाइड प्रिवेंट किया तब 3-4 साल पहले की बात है। तो बचपन से ही मैं बहुत ऐसे शाई रही हूँ और फैमिली इश्यू तो बचपन से ही थे क्योंकि जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी और मेरी मदर नहीं थी। तो फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और बाहर भी, क्योंकि ज्यादातर मेरी केयर करने वाला इतना कोई था नहीं। तो तब मैं बहुत डरी हुई थी। तो बचपन से ही मतलब मुझे ऐसा फील होता ही था कि मैं अकेली हूँ, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। और बस ऐसे ही तो फिर सोशल लाइफ से मैं थोड़ी दूर ही रही। स्कूल फ्रेंड्स उन लोगों के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, घर में भी कम। और सोशल जो भी फंक्शन होते वो कहीं पर भी मैं ज्यादा नहीं जाती थी। फिर स्कूल में, कॉलेज में भी जब भी कोई डिफिकल्टी आती थी, जैसे फैमिली में बहुत ऐसा इश्यू हो गया मेरी वजह से, जो रिलेटिव्स है उनकी वजह से मुझे कोई इश्यू हो गया, तो फिर तब मैं ऐसा सोचती थी प्लानिंग के मैं कुछ करूं, मैं मर जाऊं, ऐसे मुझे नहीं रहना है, इन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो तब मैं छोटी थी ना, तब भी मैंने ऐसे ट्राई किया था। 2-3 बार मैंने ऐसे ट्राई किया था कि मैं सुसाइड कर लूं, और अटेम्प्ट भी किया था। ज्यादा तब सबको समझ में नहीं आया था क्योंकि मैंने ऐसे ही कोई भी गोलियां, घर में से जो भी गोली मिले वो खा लेती, ऐसा कर रही थी। फिर खुद को ही नुकसान ज्यादा पहुंचाती थी। फिर धीरे धीरे जब मैं बहुत बड़ी हो गई तब भी ये प्रॉब्लम तो थे ही, फैमिली इशू। लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में आई ना, तब मुझे लगा कि चलो अब अच्छा है, मतलब। लेकिन वहां भी थोड़े साल के बाद रियलाइज हुआ कि वहां भी मुझे सप्रेस कर रहे, मुझे फील ऐसा हो रहा था कि कोई मुझे बांध रहा है। मतलब मुझे मेरा डिसीजन हो, मुझे फ्रीडम नहीं मिलती, मतलब ऐसा वहां पे फील हुआ। तो रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यू ज्यादा बढ़ गए और फैमिली में भी बढ़ गए। तो तब मैं बहुत मतलब बीच में आ गई कि अब मेरे पास मतलब कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे मारपीट भी होती थी फैमिली में। तो वो सब मैं नहीं सहन करना चाहती थी। मुझे थोड़ा फ्री रहना था। तो अगर फैमिली से मैं बाहर जाऊं तो रिलेशनशिप में भी यही होता था। अ, तो ये बहुत ज्यादा हो गया था, उस वजह से मेरी फिजिकली कंडीशन भी खराब होती थी। मतलब मैं मेडिकली भी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था, मैं बहुत बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती थी, एडमिट होना पड़ता था। तो ये बहुत बार होता था। फिर तब भी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी। लेकिन जब है ना 3-4 साल पहले बहुत ही ज्यादा इश्यू फैमिली में हो गए, भैया ने और पापा ने, भैया तो नहीं थे लेकिन कजिन थे वो, और उन्होंने मतलब हाथ उठाया, पापा ने भी।
तो फिर तब मुझे से ऐसा ही लग रहा था कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे फादर ही है और कोई नहीं है। मैंने ऐसा सोच ही लिया था कि और कोई है ही नहीं। और जब फादर ने भी ऐसे किया तो मुझे लगा कि बस फाइनली अब तो कोई नहीं है। तब अगर रिलेशनशिप में अच्छा होता तो शायद ऐसा मैं ना करती, लेकिन कोई भी नहीं था तब कि जिसके साथ ये सब शेयर करूं और सॉल्व हो जाए, तो फिर फाइनली तब मैंने सुसाइड किया। समझ सकते हैं दीप्ति, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा ये सारी चीजों को वापस से एक बार रिकॉल करना भी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इश्यूज को आपने फेस भी किया और उनसे बाहर भी आ गए। दिस इज अ वेरी ब्रेव डिसीजन कि आपने किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ली और उससे बाहर भी आए। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं प्रीति के पास आना चाहूंगी। प्रीति, यूजुअली हमें किसी अगर हमारे जानने सुनने में हम जब किसी को सुनते हैं किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया एंड दे आर नो लॉन्गर विद अस, हम लोगों को जब किसी के बारे में ऐसी बुरी न्यूज मिलती है, सो उससे पहले क्या हम इसे रोक नहीं सकते? कोई ऐसा हिंट मिल सकता है हमें उनके बिहेवियर से, या कोई ऐसी पैटर्न जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सके? यस सानिया, डेफिनेटली। और उससे पहले मैं दीपावली को बोलना चाहूंगी कि एज अ प्लेटफॉर्म माइंड्रो, वी आर प्राउड ऑफ यू कि आपने सरवाइव किया और अभी आप अपनी लाइफ में इतना अच्छे से कर रहे हैं। आंसरिंग टू योर क्वेश्चन अन्या, हाँ, देर आर सर्टन साइंस जिसपे से हमें पता चल जाता है कि हमारे लव्ड वंस, हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे फ्रेंड्स कोई इस पर्टिकुलर इशू को फेस कर रहा है क्या। एक तो चीज है उनके वर्ड्स पे, उनके शब्दों पे ध्यान दे के हम ये आइडिया हमें आ सकता है कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर इशू से ये पर्सन सफर कर रहा है। जैसे कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसी बातें कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, life isn't worth living, my family would be better off without me, next time I'll take enough pills to do the right, take my all things, my prize, my collection, my valuables, I don't need this stuff anymore, I won't be around to deal with that, I would be better off dead, I feel like there is no way out। और ऐसी काफी बातें, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में, कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंसान के बिहेवियर में दिख जाती है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है। एज अ फैमिली या एज अ फ्रेंड या एज अ लव्ड वन, अगर वो कोई इनको हेल्प कर सकता है तो वो चीज ये होगी कि सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है हमें। अगर ऐसा पता चले तो उनके मन की बात जानना, बिना जज किए या बिना एडवाइस दिए उनकी बात और उनके मन की बात सुनना, उनको बताना कि तुम मुझसे खुल के बोल सकते हो, ये बात मैं किसी और से शेयर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, इससे हेल्प मिलेगी। अगर पर्सन खुल के बात करता है और हमें आइडिया आता है कि ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तब राइट थिंग इज टू टेक हर टू द राइट प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाना, ये सबसे बेस्ट एडवाइस है। या उनको समझाना कि क्यों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, इट इज प्रिवेंटेबल, ये बात बतानी। तो बेसिकली इस साइंस की वजह से पता चल सकता है, इमोशनल सपोर्ट से और प्रॉपर राइट हेल्प मिलने से प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर प्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कलरव सर के पास ही आना चाहूंगी। सो कलरव सर, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि हम कई बार अपने आसपास ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो या उन्होंने सुसाइड किया हो। सो उन लोगों के बारे में हमें हमारी एज अ लेमन यही होता है कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमने उन्हें कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा होता है, बट ऑल ऑफ सडन हम उनके बारे में ऐसा कुछ सुनते हैं। सो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज अ लेमन कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्योंकि हमने उन्हें कोई डिफिकल्टी में शायद नहीं देखा है,
ऐसे कोई प्रेशर में नहीं देखा होता, या फिर उनकी लाइफ हमें नहीं लगता एज आउटर पर्सन की कोई इशू हो, बट स्टिल वो कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं। सो ये थॉट्स क्या कोई ओवरनाइट उन लोगों में डेवलप होते हैं, या ये कोई लॉन्ग प्रोसीजर है जो शायद हम एज ए लेमन नहीं डिटेक्ट कर पाते, बट एज ए एक्सपर्ट अगर आप उसे कुछ एक्सप्लेन कर सके हमारे लिए। मिस प्रीति ने बहुत अच्छे से नरेट किया कि जैसे कि हम बात करें कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी इतनी जरूरी है। जैसे हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य रहते हैं कैसे पता चलते हैं, जैसे कि हमें कोई नियर बाय कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, उसके भी वाणी बोलने चलने में अथवा तो उसके बोलने चलने का तरीका कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है कि नहीं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो मेंटली फिट है कि नहीं। So there are no specific blood investigation or the CT scan MRI responsible we can lead you कि the patient is suffering from some kind of depression or not। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब भी हमारे कोई नियर बाई कलीग से वो सोशली आइसोलेट होने लगे, डिटेच होने लगे या फिर अकेलापन होने लगे, फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स है, मतलब छोटी-छोटी बातों में गुस्सा होने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, या फिर उनकी थॉट प्रोसेस में जैसे कि प्रीति मैडम ने बताया कि कुछ गमता नहीं हो, कंटाला आता हो, मायूसी, उदासीनता, रोना, अकेलापन, जिंदगी से कंटाल गया हूं, कहीं दूर चला जाऊं तो अच्छा है। तो इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगे वो कंटिन्यूअसली अगर 2 हफ्ते से भी ज्यादा रहे, देयर द लिमिट, अगर 2 हफ्ते से भी ज्यादा धीरे-धीरे रहे तो वी कैन आइडेंटिफाई दिस ही सफरिंग, ही और शी सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन। और जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो उसके सीरियसली स्टेजेस होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं। जैसे ही जैसे दीपाली और दीप्ति ने भी बताया है कि पहले साइकोलॉजिकल में धीरे-धीरे दिमाग में प्रोसेस चलती रहती है, फिर उसको वेंट आउट करने के लिए अगर कोई मरता नहीं है, जैसे कि दैट्स 1% इन योर लाइफ, तो वो वी कैन शेयर कंप्लीटली अवरसेल्फ। हमारे लाइफ में कोई एक पर्सन तो होना ही चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जिसके बाद हमारे जो भी लाइफ का स्ट्रेस हो हम उसको अपने आप को वेंटिलेट कर सकें। पर नाउडेज वी हैव सीन दैट कि हमारे खुद के पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो हम फ्रेंड्स के साथ या फिर पेरेंट्स के या फिर बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करें। तो जो भी जनरलाइज होती है वो हम सोशली डिटेच होते लगते हैं और अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपकरण के यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लाइंट ने बताया है कि उसमें जो पेरेंट सपोर्ट्स नहीं था, न्यूक्लियर सपोर्ट था, तो व्हाटएवर इट सिबलिंग क्राइमेट्री या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो अंदर में अंदर उसको गिल्ट आने लगती है, सेल्फ ब्लेमिंग होने लगता है और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेस, जो हमारी भाषा में कॉग्निटिव ट्रायड बोलते हैं, तो वो सुसाइड के रिस्क होते हैं। तो जब भी आपकी थॉट प्रोसेस में और बिहेवियर में चेंज होने लगे, हमारे साथ काफी सारे जो क्वेश्चनर आते हैं, जो चेकलिस्ट आती है, उससे हमें पता चलता है, वो सर्वे बोलते हैं। जब भी आपके नियर बाय कलीग्स में ऐसे रिपोर्टिंग साइट्स होते हैं, जैसे कि कुछ ही में तरह को सुसाइड नोट्स लिखने लगते हैं, या फिर उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखो, या फिर जैसे कि डीपी देखो, जो भी इंस्टाग्राम की पोस्ट देखो, सोशल मीडिया की पोस्ट देखो, रियल देखो, उसमें आपको नेगेटिव वाइब्स आ रहे होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में या फ्रस्ट्रेशन में। तो टॉकिंग थेरेपी इज वन काइंड ऑफ थेरेपी, उसको लेट्स टॉक थेरेपी बोलते हैं। लास्ट 2019 में वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे में थीम रखी थी कि जस्ट यू हैव टू गिव 1 मिनट टू समवन एल्स तो वी कैन चेंज द सेवन लाइफ ऑफ द समवन अदर। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर किसी को शेयर करो, उसके साथ सहानुभूति से और प्रेम से बात करो, तो उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो सकती है और आप उसकी लाइफ सेव कर सकते हो। तो ओनली सिंगल मिनट व्हिच कैन सेव द लाइफ ऑफ द अदर्स। तो जो उसके जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसीजर होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है, उसको रेड वार्निंग साइंस बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपना जो बिल्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल या कितनी चीज वस्तु होती है वो रिलेटिव्स को या डिपेंडेंट को देने लगते हैं, या फिर जो भी अपने बच्चों का होता है उसका फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं, विल बनाने लगते हैं, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी करने लगते हैं। जब भी उसका सडनली ऐसा चेंज ऑफ बिहेवियर दिखने को मिले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है या फिर इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ट्रू, वेरी ट्रू सर, क्योंकि वो जानना पहचानना और उन पे वो उस राइट टाइम पे वो राइट डिसीजन लेना, अगर आप अपने आसपास किसी को ऐसे देख रहे हो तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। आपने बहुत क्लियरली लोगों को ये चीजें समझाई। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर कलर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं प्रीति के पास आना चाहूंगी। प्रीति, जैसे सर ने बोला कि ये टेंडेंसी ओवरनाइट जनरेट किस वजह से हो सकती है, शायद कुछ ऐसे इश्यूज उनकी लाइफ में हो, सो ये पॉसिबिलिटीज भी है। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब ये पूरा उनका अगर वो फिर ये स्टेप ले कि उन्हें किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, उन्हें ट्रीटमेंट अप्रोच करनी है, सो उनके दिमाग में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते होंगे कि अगर मैं किसी को बताऊंगा या वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे या नहीं, या मुझे इस चीज से कभी भी बाहर आने का मौका मिलेगा या नहीं। सो एज अ एक्सपर्ट मैं चाहती हूँ कि आप उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर सके अबाउट द ट्रीटमेंट। So basically
मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहला जो थंब रूल है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि प्रिवेसी। आपकी बात, आपका नाम, आपके बारे में कोई भी पहचान कहीं पे भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ही रहेगी, वहां से कहीं पे और जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी रिवील होगी कभी भी, किसी को मेरे बारे में पता चलेगा। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस और स्ट्रेस, उनको राइट है कि अपनी चीज या अपनी बात प्राइवेट रखे, वो उनका राइट हमेशा रहेगा। दूसरी चीज, यस, जैसे मैंने पहले भी बोला, सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, इवन मेंटल हेल्थ कंडीशंस आर प्रिवेंटेबल। तो अगर शुरुआत के टाइम में मतलब आप अगर इमोशनली सफर कर रहे हो, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, आपको इवन फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में है, फैमिली में है, जॉब वर्क प्लेस रिलेटेड इशू हो रहा है, तो तुरंत काउंसलर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना इज बेटर ऑप्शन। अगर शुरुआत से ही हम इस पे ध्यान देके सही प्रोफेशनल हेल्प ले तो सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है, मेंटल इलनेस प्रिवेंट हो सकती है। हाँ, अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं और अगर डिटेल में बताऊं, जिनको ऑलरेडी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनके लिए काफी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रोचेज है। इसका मतलब है कि बहुत साइंटिफिक अप्रोचेज है, प्रूवन अप्रोचेज है, जिससे कि ये दिक्कत ठीक हो जाती है। काफी चीजें हैं, सुसाइडल थॉट्स से कैसे डील करना, एक प्लानिंग बनाना, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, और काफी ऐसी लिस्ट ऑफ टेक्निक्स हैं जिससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है। ट्रू, थैंक यू प्रीति, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दीपाली आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही एक्सपर्ट ने बात करी सपोर्ट की कि यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैविंग अ सपोर्ट ऑफ अ फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो जितनी बात हमने आपकी सुनी, सो उस हिसाब से मुझे भी लगा कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था यू नो वो सपोर्ट पाना अपनी फैमिली से या फ्रेंड से, बट स्टिल यू कम लाइक आप कम अप लाइक अ फाइटर। आपने बहुत अच्छे से यू नो उन सिचुएशन को मार दी और आप एक फाइटर की तरह बाहर आई है, कमेंडेबल दीपाली। बट मैं वो सफर के बारे में लाइक वो सपोर्ट आपने कितना मिस किया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपकी साइड से जानना चाहूँ। एक्चुअली सपोर्ट में ऐसा था कि अगर मैं शेयर करूं तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे अच्छा ही लग रहा था फ्रेंड्स के साथ, तो मैं वही फील कर रही थी। जो इश्यू आ रहे हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रही थी कि वो सॉल्व होगा ही नहीं, ऐसे जैसे मान लिया था कि वो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम है, ये कहाँ से। और यहाँ भी फ्रेंड्स के साथ भी अगर मैं यही सब शेयर करती हूँ तो मुझे रिलैक्सेशन, फ्री फील होता ही नहीं था। तो उस वजह से मतलब मैं शेयर ही नहीं करती थी। तो अगर जो प्रॉब्लम है वो किसी एक के भी साथ अगर मैंने अच्छे से शेयर किया होता तो अच्छा होता। मतलब और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि वो थॉट्स आते हैं बार बार, उसके पहले अगर प्रिवेंट हो तो वो तो अच्छा ही है। लेकिन अगर सोसाइटी में कहीं पर भी कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके बाद भी काउंसलिंग मतलब होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो वो दूसरी बार नहीं करेगा, अगर वो बच गया बार बार भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी तुरंत नहीं किया था, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास तुरंत नहीं गई थी। सुसाइड करने के बाद 1 साल तो मैं हॉस्पिटल में ही रही थी, उतनी कंडीशन खराब थी। तो 1 साल शायद उसके बाद मैंने हेल्प ली थी प्रोफेशनल की, फिर भी इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ कि मतलब जब काउंसलिंग हो गया तब मुझे ऐसा लगा कि अरे, जब सुसाइड किया तब जो प्रॉब्लम्स थे अगर उसकी कंपेयर मैं अभी करूं तो उससे मतलब कितना गुना पता नहीं उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रहे, मुझे ऐसे थॉट्स भी नहीं आ रहे। तो ये होना ही चाहिए कि कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के पास मतलब
सुसाइड करता है तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल तो जाएगा, तो डॉक्टर्स वहीं से ही साइकोलॉजिस्ट के पास अगर भेजे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब अभी जो मैं हूँ वो टोटली अलग हूँ और वो सुसाइड वाली जो थी वो टोटली अलग है। ट्रू दीपाली, दीपाली, और हमको ये वाली दीपाली ज्यादा अच्छी लग रही है सुनने में भी। मुझे भी। एंड वी विश कि आप ऐसे ही हंसते रहें और ऐसे ही स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर दीपाली, ब्यूटीफुली I would like to add something. या प्लीज प्लीज। Yes, Anya. हाँ, so जैसे she has rightly said कि अगर previous suicide attempt है तो there are chances, ठीक है, तो suicide attempt के बाद भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना इज रेकमेंडेबल, ठीक है। मैं डिटेल में बताना चाहूंगी कि बेसिकली सुसाइड के अगर ट्रीटमेंट के तौर पे देखें तो 3 टाइप्स है, ठीक है। एक तो मेडिकली सीरियस एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, दूसरा है इमिनेंट रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, जहां पे एक्ट नहीं हुआ है बट रिस्क है, इमिनेंट रिस्क है, एंड द थर्ड टाइप इज रिस्क ऑफ सुसाइड। मतलब कि जो मैं सेकंड और अगर थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो इमिनेंट रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड कब है किसी पर्सन को, वो हम कब बोल सकते हैं, करंटली सुसाइडल थॉट्स है, पास्ट में हिस्ट्री है सुसाइडल अटेम्प्ट की या फिर सुसाइडल प्लानिंग की, तब उनको तुरंत हेल्प मिलनी चाहिए और वो हेल्प लंबे समय तक चलनी चाहिए। रिस्क ऑफ सुसाइड है, इमिनेंट नहीं, पर रिस्क ऑफ सुसाइड है, ये हम कब बोल सकते हैं, जब पास्ट 1 ईयर में सुसाइड अटेम्प्ट की या फिर सेल्फ हार्म की, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोई हिस्ट्री है पर अभी थॉट्स नहीं है, फिर भी रिस्क ऑफ सुसाइड है, तो ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस प्रीति, वेरी वेल एक्सप्लेन, आपने बहुत अच्छे से वो चीजें समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कलरव सर के पास आना चाहूंगी। कलरव सर, अगर ओवरऑल देखा जाए, सो अगर आप मुझे कुछ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप बता सके कि जिसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी है सुसाइड अटेम्प्ट करने की, और उसके पीछे का वजह क्या हो सकती है, लाइक व्हाई दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप इज मोर टुवर्ड्स कि हम सुसाइड अटेम्प्ट करें या अपनी लाइफ से इतना को अब लगाते हैं, या इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात ये थी कि मोस्ट कॉमन जो सुसाइड्स होते हैं उसमें सीसीसी की बात करें तो आइडियली नियरली 45 टू 50 इयर्स की एज के बीच में होता है। ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात है। जो भी सुसाइड्स होता है उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसीज अटैच होती है। और जैसे कि हम मानसिक बीमारी की बात करें तो मानसिक बीमारी मोस्ट कॉमन 18 साल से लेके 45 साल की उम्र में होती है। उसमें हम देखें कि उसका रीजन क्यों होता है कि जो 18 इयर्स टू 14 इयर्स की एज है वो मोस्ट वल्नरेबल एज है। उसमें ज्यादातर हम बात करें कि जैसे कि दीपाली की दीप्ति मैडम ने हमने क्लाइंट ने वो अच्छे से नैरेट किया है कि जो 18 साल या 20 साल की उम्र होती है उसमें एडोलेसेंट क्राइसिस बोलते हैं। ज्यादातर वो जो फेज होता है वो एकदम क्रिटिकल वल्नरेबल फेज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैरियर रिलेटेड स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मैरिटल इश्यू होते हैं और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट चांसेस होते हैं। जैसे कि हम सुसाइड की रिस्क की बात करें कि जो भी सुसाइड 18 साल से लेके 35 ईयर्स की एज में होते हैं उसमें मैक्सिमम रीजंस होता है कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जिसकी वजह से वो सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं एंड डिप्रेशन की वजह से 70% लोगों को सुसाइडल डेथ रिस्क होता है। यंगस्टर्स में मोस्ट कॉमन रेट ऑफ सुसाइड होता है 18 से 24 साल से लेते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से उसमें ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं होता। वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप की वजह से वो अंदर में अंदर वो एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होने लगते हैं और एंजाइटी प्रीडोमिनेटली बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और डिप्रेशन में जो एंड आता है वो सुसाइडल डेथ के लिए आता है। तो यंगस्टर्स में मोस्ट कॉमन रीजंस होता है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप प्रॉब्लम। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कोई मतलब सब्सटेंस पे चले जाते हैं, जैसे कि मैरिजुआना है, कैनाबिस है, स्मोकिंग है, निकोटिन एडिक्शन है। लेकिन आजकल तो जो सोशल मीडिया एडिक्शन है उसको भी गेमिंग डिसऑर्डर, पबजी एडिक्शन, सेक्स ट्रेडिंग
या फिर अलग अलग प्रकार की जो ऑनलाइन डेटिंग करते, चैटिंग करते, उसमें जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइट होने लगते हैं, उसकी वजह से भी जो गिल्ट आती है और जो फेस आती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन डेवलप होता है। तो यंगस्टर्स में मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब्सटेंस इंड्यूस कैरियर रिलेटेड स्ट्रेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, these are the major factors responsible for the suicide। और जैसे जैसे 35 टू 40 इयर्स, जिसको हम मिडिल एज की बात करें, तो मिडिल एज में सुसाइड का मेन चांसेस होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे में ओपीडी में भी जो केस आते हैं, जो हाईली न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, 2 या 3 साल शादी के हुए होते हैं, उसमें वो सेपरेशन और डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका मेन रीजन होता है कि वो अपना पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम वो स्पेंड नहीं करते। ज्यादातर उसको में कॉर्पोरेट सेटअप है तो वर्किंग कंडीशन में करना पड़ता है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भागना पड़ता है। तो जो बच्चों को और फैमिली को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से वो इमोशनल बॉन्डिंग कनेक्शन है वो नहीं रहता, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डाइवोर्स, सेपरेशन। और ओल्ड एज की बात करें, आफ्टर 55-60 इयर्स ऑफ द एज, वो डिप्रेशन क्यों कॉमन होता है? तो उसमें मोस्ट कॉमन होते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम फिजिकल डिसेबिलिटी लगते हैं, जैसे कि डायबिटीज की तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, थायराइड की तकलीफ होती है, कैंसर कीमोथेरेपी चलती रहती है। तो वो मेडिकल इलनेस की वजह से सेकेंडरी डिप्रेशन डेवलप होता है। तो फिजिकल डिपेंडेंसी के साथ साथ हमें इमोशनली भी किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो ओल्ड एज डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है। मोस्ट कॉमनली 18 साल से लेके 45 साल की उम्र में लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से सुसाइड के रिस्क बहुत बढ़ गए। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू सर। एज अ प्लेटफॉर्म माइंड्रो हम भी वही हमेशा लोगों से बोलते हैं कि वेन एवर यू फील लाइक कि आपको जस्ट अच्छा भी नहीं लग रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाए तभी किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। अगर आप रूटीन लाइफ में भी इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल मोर देन अ वीक, यू कैन कंसल्ट एनी स्पेशलिस्ट। माइंड्रो पे इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो 24/7 अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। सो प्लीज कॉन्टैक्ट दैम। वो हम आपकी हर चीज के लिए आपके हर कंफ्यूजन के लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर कलर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं दीपाली आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया एंड सपोर्ट के बारे में भी हमने बात करी। अभी जस्ट मैं आपसे वो एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ जो आपने अपने एक्सपर्ट्स के साथ फील किया, बिकॉज जो चेंज आया डेफिनेटली हमको देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि कितना जरूरी है और कितनी आसान और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। तब प्लीज अगर कुछ बता पाए हमें इसके बारे में, योर एक्सपीरियंस विद योर साइकोलॉजिस्ट। ज्यादातर जिसके पास जाना मतलब कि मुझे कोई मानसिक बीमारी होगी या पता नहीं वहां पर क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या होगा, तो ये जो डर है ना उसी वजह से ज्यादातर लोग जाते ही नहीं, और जाते हैं ना तो झूठ बोल कर वापस आ जाते हैं या तो फिर कुछ शेयर नहीं करते। मैंने जो फील किया मतलब एक बेस्ट फ्रेंड भी मिल जाता है आपको, एक आप सिस्टर भी मिल जाते हैं आपको कि आपकी लाइफ में कि कोई भी एक जो आपको इंसान चाहिए कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इनसे शेयर करूंगी या करूंगा तो ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर हम आसपास में किसी को शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होते ही है ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं। और कैसे सॉल्व करना है वो इंडिपेंडेंटली हम सीख जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई भी फीलिंग आए, ऐसे थॉट्स आए, तो तब हम हमारे पास अगर कोई शेयर करने को ना भी हो ना, तो भी ऐसा तो नहीं होगा मतलब कि वो थॉट्स आए और एक्शन ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है वो प्रॉब्लम और उसके अलावा भी जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, जो फीलिंग, इमोशंस, सोशल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो सारे सॉल्व होते हैं धीरे धीरे। और हमें पता चलता है कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया था। तो मतलब हम ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और अगर दूसरे कोई इंसान में भी वो थॉट्स आते हैं तो हेल्प करे ना उतनी मतलब आ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिकल हेल्प तो लेनी ही चाहिए। ये है ना ज्यादातर स्कूल कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उन लोगों को ऐसा बहुत बार फील होता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि जो शायद वो घर में भी शायद नहीं करते और फ्रेंड्स में भी नहीं करते। तो अगर स्कूल या कॉलेज में भी ऐसा ऐड किया जाए कि मेंटल हेल्थ को भी कैसे ठीक रखते हैं हम, हमारे थॉट्स भी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं,
तो ये सब भी मतलब अवेयरनेस स्कूल और कॉलेज में भी अगर होनी चाहिए, अगर हो तो बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरी नाइस, आई थिंक दीपाली बहुत बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत थॉट था आपका ये। डेफिनेटली एज अ प्लेटफॉर्म हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को भी कंसिडर करें और कहीं ना कहीं एज अ प्लेटफॉर्म इस चीज को ध्यान में रख के कुछ तो हम कर पाए सोसाइटी के लिए। और अगर आपने बहुत अच्छा बताया अपना एक्सपीरियंस कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाना और एक एक्सपर्ट से हेल्प लेना, वो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपको एक लाइफ टाइम शायद दोस्त मिल जाएगा, एक गाइड मिल जाएगा जो आपको सिखा देगा कि आपको अपनी पूरी लाइफ में अपने इश्यूज के साथ डील कैसे करना है बाय योर ओन सेल्फ। यू डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प ऑब्वियसली। किसी से वो अटैचमेंट तोड़ने वाली बात नहीं है, बट अपने पैरों पे खड़ा होना क्या एग्जैक्टली होता है वो डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट आपको सिखा देगा। ब्यूटीफुल आंसर दीपाली, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मैं कलर सर के पास ही आना चाहूंगी। कलर सर, मेंटल हेल्थ को लेके इतना ज्यादा स्टिग्मा क्यों है लोगों में और कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना, जानना, समझना और इसको अप्रोच करना कि इफ आई एम फीलिंग कि मुझे नहीं आज अच्छा लग रहा है या मुझे लगता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, तो कितना आसान है ये हेल्प लेना भी विदाउट एनी फियर ऑफ कि कोई मुझे जज कर रहा है। 5 या 6 साल में यू विल नोट टू सरप्राइज दे, कभी आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। मेडिकल पर्सन और लेमन पब्लिक है तो उसको ऐसा लगता है जब भी मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो वो कुछ ना कुछ मेडिसिन लिख देंगे, उसकी दवाई हमें पूरी लाइफ टाइम खाती रहेगी, हम पूरे दिन सोते ही रहेंगे, एकदम मोटे हो जाएंगे और लीवर किडनी खराब हो जाएगी और उसकी आदत पड़ जाएगी। इतना ज्यादा स्टिग्मा है जिसकी वजह से वो साइकेट्रिस्ट के प्रति जानने के लिए हिचकिचाते हैं और खचकाते हैं। लेकिन साइंस इतना आगे बढ़ गया है अभी, रोबोटिक का जमाना है साइंस, तो इसमें बहुत सारी जो मेडिसिन होती है ऐसा नहीं सिर्फ आपको 1 या 2 हफ्ते तक ही लेनी पड़ती है। बहुत द मेडिसिन डू, मेडिसिन ऐसा करती है कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी मेंटेन रहे और आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन आपको लंबे टाइम चालू रखनी है। साथ में साथ साइको काउंसलिंग के साथ साथ आपको साइकोथेरेपी और साइकोथेरेपी भी हम सजेस्ट करते हैं, उसको हम टॉकिंग थेरेपी करते हैं। जैसे कि प्रीति हिमावत मैडम है, वो क्या करेगी, अगर कोई भी पर्सन आता है हम उसको रिफर करेंगे कि आप साथ में काउंसलिंग भी कराओ। तो विदाउट मेडिकेशन हाउ टू मेंटेन अवर रूटीन डे एक्टिविटी इन द पॉजिटिव वन, उसमें आपको वो नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो उसको कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज करना है वो ट्रिक सिखाते हैं, वो काउंसलिंग बोलते हैं। तो फार्मेकोथेरेपी प्लस साइकोथेरेपी अगर वो कंबाइन अप्रोच रखे तो 80 to 90% हम इसमें से स्ट्रेस में से, डिप्रेशन में से और मेंटली फिट रह सकते हैं। लेकिन ये जो स्टिग्मा है जो साइकेट्रिक के प्रति है, इसलिए लोग जाने के लिए वो हिचकिचाते हैं। लेकिन अभी वो स्टिग्मा इतना ज्यादा नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बात है कि जैसे कि दीपाली और दीप्ति ने बताया है कि कॉलेज स्टूडेंट से, स्कूल स्टूडेंट से, उसमें मेंटल हेल्थ के प्रति हमें चैप्टर इंक्लूड करना चाहिए। हम सारे बहुत सारे डिबेट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हेल्थ मिनिस्टर को और एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व करते हैं कि जैसे कि 6, 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट है, उसमें आप मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना, वो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वो भी चैप्टर इंक्लूड करो। आजकल हम देख रहे हैं कि सब लोग बच्चों में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया है। वो क्यों कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर ये रेपिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोलेस्टेशन के चांसेस बढ़ते हैं, सेक्सुअल एब्यूज के चांसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सेक्स एजुकेशन बहुत ही मैंडेटरी है। तो ये जो स्टिग्मा है, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वो वर्ड के प्रति हमें दूर करने के लिए हमें जड़मूल में से हमें पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हमें वो टीचर के साथ रह के वो जो भी रोल मॉडल है, जो भी इसके साथ संस्था है, जैसे कि एनजीओ से, विविध सोशल मीडिया ऐप है, जैसे कि आपकी जैसी ऐप है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से, विविध प्रकार के वुमेन हेल्पलाइन नंबर है एनजीओ से, और जैसे साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, सब कंबाइन अप्रोच रखेंगे तो हम उसको स्टिग्मा को दूर करेंगे। और मैक्सिमम अवेयरनेस एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे कि रोल प्ले रखो, कोई भी मूवीज करो या फिर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करो, डिबेट करो, जिसकी वजह से जनता को जरूरत पड़े एजुकेशन मिले कि मानसिक बीमारी कोई स्टिग्मेटाइज नहीं है। Deepika Padukone now become the brand ambassador of the Indian Psychiatric Society to remove the stigma regarding the psychiatric illness. वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं डिप्रेशन में थी तो मैंने एंटी डिप्रेशन ले रही हूँ। तो अगर आप भी स्ट्रेस में हो तो साइकोलॉजिकल हेल्प लेने में आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। So, so many role models and also the public figures and the celebrities are going towards the social media to remove the stigma regarding the psychiatric illness. वेरी ट्रू सर, आपने बहुत अच्छे से वो चीज एक्सप्लेन करी कि लोगों को इन चीजों का जो स्टिग्मा और टैबू बन चुका है लोगों के दिमाग में कि व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ,
वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट, हमें किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, और शायद शेयर करेंगे तो कोई समझेंगे नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक यू लाइक अस जो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि ये एक जो कंडीशन है शायद उनके लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है और दूसरों के लिए समझना डिफिकल्ट है, होता है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी एंड ये बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। जैसे उन्होंने बोला कि स्लीपिंग पिल्स का डर सबसे ज्यादा लोगों को होता है कि साइकेट्रिस्ट स्लीपिंग पिल्स देते हैं सो दैट हम लोग सोते रहे और ये कोई इशू ना हो, बट ये डेफिनेटली एक स्टिग्मा है, एक लोगों की गलतफहमी है। सो वो जो सर ने ट्रीटमेंट की बात करी, मैं उसी से रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ प्रीति कि ये जो ट्रीटमेंट होती है लोगों का ये जो डर है कि ये बहुत लंबी चलती है, इज इट ट्रू? लाइक ये ट्रीटमेंट क्या होती है और किस हिसाब से आप लोग अगर दोनों ही साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को अगर कंबाइन ये कोई ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को करना होता है तो किस तरह की ट्रीटमेंट होती है? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट लंबी ही चले, इट डिपेंड्स कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है या प्रॉब्लम सिंपल है। कोई एक डिसऑर्डर है जैसे कि डिप्रेशन या कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब कि एक डिसऑर्डर के साथ बाकी डिसऑर्डर्स होना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, काफी समय ऐसा भी देखा जाता है कि ट्रीटमेंट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 8 सेशंस, अगर साइकोथेरेपी के सेशन है, पेशेंट 8 सेशन तक मेरे पास आता है, फिर आने की जरूरत नहीं होती। काफी केसेस में 3 मंथ्स, काफी केसेस में 6 मंथ्स और काफी केसेस में उसके बाद मेंटेन रखने के लिए कि सिम्टम्स को, अभी जो ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, कोई एक आध सिम्टम है या कुछ छोटी सी डिफिकल्टी है, उसको ठीक करने के लिए सेशंस की ड्यूरेशन फिर कम हो जाएगी, वंस इन अ मंथ आएंगे। उसके अलावा काफी टाइम लंबी ट्रीटमेंट चलने का ये रीजन होता है कि रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स मतलब कि एक बार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब पर्सन मेंटली फिट है, पर उसके बाद भी रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए आने की जरूरत पड़ती है कि डिसऑर्डर फिर से ना हो जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो हाँ, ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ, पेशेंट को या क्लाइंट को उसका जो अनुभव रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो बहुत सिंपल होता है, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसको बहुत सिंपल, रिलैक्स्ड और जहाँ पे वो एज अ पर्सन खुल के बोल पाए, खुल के जी पाए, एटलीस्ट जब तक वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास है, ऐसा अनुभव रहता है ज्यादातर पेशेंट का। वेरी ट्रू। और बहुत सारे अभी लाइक अदिति जैसे, दीपाली जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आके हमको बताते भी है, जिन्होंने हमारे माइंड्रो पे आके एक्सपर्ट से बातें करी हैं या उनसे हेल्प ली है और उन्होंने उनके इश्यूज अभी रिजॉल्व हो चुके हैं या ऑनगोइंग प्रोसेस है उनके थेरेपीज वगैरह की। दे यूज्ड टू टेल अस, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं जिसकी वजह से भी हमारा मॉरल बूस्ट होता है कि हम लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोगों को समझ में अभी आ रहा है अभी कि ये थेरेपीज के सेशन या आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो दिस इज नॉट अबाउट अ टैबलेट्स, ये उससे अलग चीज है, ये ट्रीटमेंट अलग है, ये आपको, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आपको आपसे मिलाने की जर्नी होती है। सो वही चीज ये एक्सपर्ट कर रहे हैं। सो एज एज अ प्लेटफॉर्म हम हमेशा आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करते हैं कि डू नॉट hide yourself behind your issues, come out and just talk about it, people are there to help you. कलर सर, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी मैं, जैसे हम आज बात करें, सुसाइडल प्रिवेंशन डे है आज, तो हमने इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई इंसान जैसे दीपाली ने भी हमें शुरू में बताया कि उन्होंने 2-3 बार कोशिश की थी टू सुसाइड अटेम्प्ट करने की। सो ये टेंडेंसी क्यों लोगों की इतनी ज्यादा हो जाती है कि दे उन्होंने वो चीज ठानी ली है कि दे डोंट वांट टू लिव, चाहे उन्हें जब भी मौका मिले वो ये इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उठाने की बार बार कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस कि वो उनका क्या वो मेंटल स्टेट हो जाता है कि कोई इंसान बार बार ये कोशिश कर रहा है? जैसे कि दीप्ति का ये एग्जांपल दे दो, उसमें पूरा साइकोलॉजी अच्छे से उसने मैनेज करे है वो बचपन से लेके। जैसे कि कोई भी मानसिक बीमारी होती है जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें ज्यादातर प्रोसेस होते हैं वो बचपन से ही चालू होते हैं। उसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड सिबलिंग राइवलरी और नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग और व्हाटएवर रीजन, तो जो आपका बचपन से लेके 18 साल तक
आपका जो नर्चरिंग हुआ है या फिर रिस्पॉन्स हुआ कैसे माहौल में हुआ, वो आपके ब्रेन की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही डिपेंड करने लगता है। हमें तो बचपन की बात करें, आजकल हम देख रहे हैं कि जब बच्चा प्रेग्नेंट होता है, गर्भ में होता है, तब में जाके भी आपको जैसे कि गर्भ संस्कार की बुक लेती है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है, क्योंकि जब भी आप प्रेगनेंसी होते हैं उसमें टाइम के बच्चे के साइकोलॉजिकल असर होती है और उसको न्यूरोकल केमिकल कनेक्शन होता है, उसमें वायरिंग में भी वो उसमें विल पावर कैसा हो, पर्सनालिटी मेंटेन होने लगती है। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी से लेके 18 साल तक आपका दिमाग का विकास होता है। वो दिमाग का विकास कैसे संजोगों में होता है, उसमें में फैमिली सपोर्ट कैसा है, फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है और कैसे माहौल में आपका नर्चरिंग हुआ, उसकी वजह से आपकी मानसिकता पे असर होने लगती है। अगर नेग्लेक्टेड पेरेंट्स है, सिबलिंग राइवलरी है, पेरेंट्स की वजह से अच्छे से, या फिर चाइल्ड मोलेस्टेशन की हिस्ट्री, एब्यूसिव स्कूल बुलिंग बोलते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल बुलिंग बहुत कॉमन हो गया है। लोग एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, मस्करी उड़ाते हैं, कास्टिज्म के ऊपर, रेसिज्म के ऊपर, या फिर फ्रेंड्स के प्रति नेग्लेक्ट होते हैं, सरकाजम होते हैं। तो वही जो होता है वो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं माइंड में फिट होने लगता है। लेकिन उस स्टेज ऐसा होता है कि हम वो उस बात किसी को बता नहीं सकते। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा जो अंडर द 14-16 ईयर से जो होता है उसमें हमें ऐसी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। अगर मैं हर्ट हूँ, मुझे स्कूल के प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम है या फिर पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है, तो पापा को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो आपको फियर ऑफ बीइंग एवरीडे जज बाय समवन एल्स, वो आपको डोमिनेटिंग होता है। तो हम अपने आप को अंदर में अंदर गिल्ट फील करने लगते हैं। वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। जब भी 18-20 साल की उम्र होती है, उसमें इंडिपेंडेंस होता है, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर कोलैबोरेट होते हैं, उसमें आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है और ऐड ऑन होने लगता है। फैमिली प्रॉब्लम्स तो है, फैमिली सपोर्ट तो था ही नहीं, फिर हमने किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा है, फिर फ्रेंड सर्कल पे रिलेशनशिप में रखे, तो वहां से भी हमने कुछ अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन रखी वो फुलफिल नहीं होता, हम फ्रस्ट्रेशन होने लगे। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया तो वो एग्रेशन, डिप्रेशन में कन्वर्ट होने जाता है। तो आई हैव टू आइडेंटिफाई, जस्ट एडजस्ट एंड एक्सेप्ट द पर्सन इन सिचुएशन इज देयर। हमें एक्सपेक्टेशन जितनी रखो और उसके हिसाब से अगर पूरे रिटर्न नहीं मिले तो उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है, और फ्रस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं करो तो एग्रेशन में कन्वर्ट होने लगता है। तो लाइफ क्या है, हमें सिर्फ एडजस्ट और एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। जैसे कि हम एडजस्ट और एक्सेप्ट करें कोई भी पर्सन और सिचुएशन को, हम अपने आप को मेंटल स्थिति को पहचान सकते हो। और फर्स्ट है वी हैव टू जस्ट देयर शुड बी वन पर्सन इन योर लाइफ। और जैसे कि हैंड सैनिटाइजर की बात करें तो व्हाट इज ब्रेन सैनिटाइजिंग एक्टिविटी। आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस तो लाइफ में चलेगा ही चलेगा, उससे हम छुटकारा नहीं चाह रहे, जैसे 65 इयर्स की और 75 इयर्स। लेकिन ये स्ट्रेस के साथ अपने आप को कैसे मेंटेन रखना, अपनी मेंटली फिटनेस कैसे रखनी, वो बहुत प्रायोरिटी है। So there should be some 5 or 6 steps which you can regularly sanitize your मतलब ब्रेन सैनिटाइजिंग एक्टिविटी। तो उसमें आपको मेंटली फिट होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज बात है 6 to 8 आवर्स की गहरी। ट्रू सर, वो पॉजिटिव अप्रोच अपनी लाइफ में बनाए रखना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू कैन डिक्रीज जो आपकी कंटिन्यूसली जो आपको डिप्रेसिंग थॉट्स का जो प्रोसेस और पैटर्न बन जाता है उसको कम करने के लिए। डेफिनेटली सर, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच कलर सर। अब तीनों से अब तो मैं जानना चाहूंगी पूरा एक्सपीरियंस हमारा जो ये इनिशिएटिव माइंड्रो ने लिया है, एंड आज का जो लाइक पता नहीं, मैं तो इसे सेलिब्रेशन तो नहीं ही कहूंगी, बट आई विश के जल्दी ही ऐसा कोई डे बनना भी बंद हो जाए और लोगों में ये जो मेंटल हेल्थ को रिलेटेड जो इतना बड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ये इशू वर्ल्ड वाइड है, लोगों को शायद वो उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद एक WHO को एक ऐसा दिन बनाना पड़ा कि हम जिससे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रोक पाए। सो इस पूरे ही एपिसोड और माइंड्रो एज अ प्लेटफॉर्म जो इनिशिएटिव ले रहा है और हमारी ऑडियंस के लिए आप लोगों का एक एक मैसेज जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं प्रीति से जानना चाहूंगी। प्रीति, मैं लोगों को जरूर ये बताना चाहूंगी कि सुसाइड और मेंटल इलनेस इज प्रिवेंटेबल, और माइंड्रो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हेल्थ और उसको लेकर जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज जो बहुत अच्छी है कि माइंड्रो की सर्विसेज ऑनलाइन है, तो कहीं पे भी कभी भी कोई भी इंसान वो हेल्प तुरंत ले सकता है। आप घर बैठे बैठे भी किसी से बात कर सकते हो जो आपकी बात को समझेगा, जो आपको समझेगा, जो आपके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, और जो कि आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट बनाने में, कि इंडिपेंडेंटली आप अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सके। जैसे दीपाली ने कहा, थेरेपी या काउंसलिंग का जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि पेशेंट
हम पे डिपेंडेंट बने। उसका मेन जो मकसद है ना वो ये है कि क्लाइंट, इंसान इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि क्या है कि प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, हम रिजिलियंट बन सकते हैं। रिजिलियंट मतलब कि हम अपने आप को ऐसे ढाल सकते हैं, हम अपने इमोशनल हेल्थ को इतना अच्छा कर सकते हैं, इतनी स्किल डेवलप कर सकते हैं कि हम डिफिकल्ट टाइम में भी बहुत अच्छे से कोप करके अपने मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट ना पड़ने दें और अच्छा रिजल्ट लाए हमारी कोई भी एक्टिविटी में। तो माइंड्रो बेसिकली इस चीज में आप सबके साथ है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगी, हमारी टीम आप सब लोगों के साथ है। सीक हेल्प, स्टिग्मा जो भी अटैच्ड है मेंटल हेल्थ और सीकिंग हेल्प के साथ, उस स्टिग्मा को इग्नोर करके जब भी आपको जरूरत है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हेल्प जरूर ले। ट्रू प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। कलरव सर, आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि प्रीति ने बताया कि मेंटो ऐप की वजह से वो जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से ये आई वुड थैंक टू मेंटो, दिस विल अ वंडरफुल इनिशिएशन टू रिमूव द स्टिग्मा एंड मेक द पीपल अवेयर रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अभी जो आईटी का सर्वे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम का सर्वे, उसमें मैक्सिमम जो गूगल सर्च लोग करते हैं उसमें मैक्सिमम रिलेटेड है डिप्रेशन, how to combat the stress without any medication, or how to get rid from the depression, how to get rid from the anxiety, how to get rid from the sexual various kind of addiction, how to get rid from the sexual problem। तो ये गूगल सर्च की वजह से इतना ज्यादा सर्चेस होते हैं और लीड मिलती है, उसके हमें पता चलता जाए तो कहीं ना कहीं जो पीपल है दे ट्राई फॉर द हेल्प, मतलब उसको कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब है और वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से हम ये सब भी जो चीजें होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वी कैन डिस्क्लोज, देयर इज सम एग्रीमेंट वुड बी देयर एंड वी हैव टू कीप द इन द एथिक्स बेस्ड प्रैक्टिस होती है जिसमें आप कोई भी बात होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है टू कंसल्ट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू रिमूव द मेनली द मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू। तो हम ज्यादा से सच में बोल रहे हैं कि आई वुड डेफिनेटली थैंक Mindro फॉर द वंडरफुल इनिशिएशन इन क्रिएटिंग द स्टिग्मा, दे हैव गिवन मी द लॉट्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी आल्सो सर्व वर्ड्स रिगार्डिंग द मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम। थैंक यू प्रीति फॉर द वंडरफुल सेशन, वेरी मच लर्निंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू Mindro। थैंक यू कलरव सर, इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग टू यू, बिकॉज आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ ही हम लोगों को इतनी हिम्मत मिली है कि हम ये पूरे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की हेल्प कर पाएंगे। दीपाली, आपसे जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस फॉर दिस एंटायर सेशन। होप आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी और आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा हिम्मत आप शो कर रहे हो। दिस इज रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच दीपाली। थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे माइंड्रो की ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट तो सर्वाइवल को साथ में रखकर डिस्कशन हो रहा है तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ट्रस्ट भी आएगा कि ये ऐसा है, ऐसा कर सकते हैं, इससे हेल्प हो सकती है। और दूसरी बात के ऑनलाइन अगर मेंटल हेल्थ की सारी सर्विसेज मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यही तो है प्रॉब्लम मेन के लोग जाते नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास और इससे स्टिग्मा भी काफी हद तक मतलब इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टिग्मा में यही है लोगों को कि हम जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही ऑनलाइन ही अगर उन लोगों को हेल्प मिल रही है तो इससे बहुत ही इफेक्ट होगा धीरे धीरे, लेकिन होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेट, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना टाइम भी दिया और इतनी हिम्मत भी दिखाई। आपकी बातों से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को भी हिम्मत मिलेगी और वो डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों में वो हिम्मत आए आप ही की तरह। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों का भी, हमारे व्यूवर्स का भी थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही माइंड्रो के साथ जुड़े रहें। एवरी टाइम हम जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ आते रहेंगे, उन इश्यूज के बारे में आपसे बातें भी करेंगे। आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लेकर आने की हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। माइंड्रो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो आपको जब भी लगे कि कोई प्रॉब्लम है जो आप भी नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म, जो भी एक्सपर्ट से आप बात करना चाहें आप उससे बात कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपकी प्राइवेसी के लिए भी हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि जिस भी एक्सपर्ट्स के साथ आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनके और आपके बीच की ही बात है और कोई तीसरा इंसान उस चीज को ना सुन सकता है ना जान सकता है।
So please don't hide yourself behind your issues. आप उन चीजों से बाहर आइए और स्टिग्मा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. Mental health is as normal as your physical health. Thank you so much everyone, आप सबके टाइम के लिए, and we'll see you all next Friday.